સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન. नमस्कार, मैं सुनील दवे, वरिष्ठ प्रबंधक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और ये हमारे साथी है मैं गोवर्धन दास सिहानी, वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा बैंक ऑफ महाराष्ट्र. मित्रों, आज हमारे चर्चा का विषय है प्रयोजन मूलक हिंदी. वैसे तो हिंदी का जन्म 1000 ईस्वी के आसपास हुआ ऐसा माना जाता है, और उस समय से लेकर इतने वर्षों में हिंदी भाषा एक शुद्ध और समृद्ध भाषा के रूप में उभरी है. तो ये प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं. हिंदी आम भाषा की तरह एक भाषा है. लोग उसे एक भाषा की तरह जानते हैं, उसे राजभाषा या राष्ट्रभाषा के रूप में देखते हैं. तो क्या ये प्रयोजन मूलक हिंदी इस हिंदी से कुछ भिन्न भाषा है, सिहानी जी? हाँ दवे साहब, प्रयोजन मूलक भाषा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा भाषा शब्द का थोड़ा सा विस्तार करना चाहूँगा. कोई भी बोली बढ़ते बढ़ते जब अपना विस्तार करती है तब वो भाषा बनती है. भाषा विस्तारित होकर के राजभाषा का रूप लेती है, और बढ़ते बढ़ते विकसित होने के बाद वह राष्ट्रभाषा बनती है. तो भाषा अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसका विकास निरंतर समय के साथ साथ होता है. आज हिंदी, जिस हिंदी की हम बात कर रहे हैं, उसके प्रारंभ में अगर हम जाएं तो भारतवर्ष में सबसे पहले लौकिक या वैदिक संस्कृत जिसे कहा जाता था, वैदिक संस्कृत से प्रारंभ हुई. वैदिक संस्कृत जिसमें महाकाव्य लिखे गए, कालिदास जी, व्यास जी ने जो काव्य लिखे थे वो वैदिक संस्कृत में थे. वैदिक संस्कृत धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लौकिक संस्कृत, उसमें कुछ सामान्य जन के शब्द जुड़ते गए और वो लौकिक संस्कृत हुई. फिर उसमें विदेशी आक्रमणकारियों और मुग़ल साम्राज्य के समय कुछ अरबी फ़ारसी शब्दों का प्रयोग होना शुरू हुआ, और वो एक मिश्रित भाषा बन के उभरी, और वहाँ से हिंदी का विकास शुरू हुआ. हिंदी ने सब विदेशी शब्दों को अपनाना प्रारंभ किया और अरबी फ़ारसी मिश्रित हिंदी बनी. फिर हिंदी ने अपना विकास प्रारंभ रखा और हिंदी विकसित होती चली गई. विभिन्न रूप हिंदी के हम देखते आ रहे हैं. आज हिंदी विकसित रूप में है, और उसका एक रूप है प्रयोजन मूलक हिंदी. प्रयोजन मूलक भाषा का जो मुख्य उद्देश्य है, किसी विशेष प्रयोजन के लिए उसका प्रयोग, जिसका मतलब ये है प्रयोजन मूलक, किसी विशेष प्रयोजन के लिए या किसी जीविकोपार्जन के लिए उसका उपयोग, उसका मुख्य लक्ष्य है जीविकोपार्जन. तो उस हिंदी को हम प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं. कोई भाषा जीविकोपार्जन का साधन कैसे बन सकती है? हाँ सर, जीविकोपार्जन का साधन इसलिए बन सकती है क्योंकि आज हिंदी सिर्फ साहित्य तक सीमित नहीं है. वो आज मीडिया में, टीवी में, फिल्मों में, विज्ञापनों में और विभिन्न अनुवादों में, कार्यालयों में, प्रशासन में, कानून में, हर जगह, विज्ञान के क्षेत्र में भी उसका प्रयोग हो रहा है, और ये काफ़ी समृद्ध भाषा बनती जा रही है. जी बिल्कुल सही कहा आपने. इन्हीं क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, तकनीशियन, कृषक आदि लोगों के द्वारा बोली गई भाषा ही प्रयोजन मूलक भाषा का स्वरूप धारण करती है. बिल्कुल. इन दिनों जिस प्रकार की हिंदी अखबार में पढ़ी जाती है या रेडियो या टेलीविज़न चैनल पर सुनाई या दिखाई जाती है, वही प्रयोजन मूलक हिंदी है. सुधीश चौधरी जी ने बहुत एक रोचक बात कही है कि हिंदी पिछले कई सालों से भाषा का एक मुक्त बाज़ार बना रही है.
और इसके सबसे बड़े ग्राहक है अखबार, टेलीविज़न, रेडियो, फिल्में और विज्ञापन क्षेत्र। विज्ञापन क्षेत्र की अगर बात करें तो विज्ञापन क्षेत्र में हिंदी की आवश्यकता अनिवार्य है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी उपभोक्ता ब्रांड को देश के कोने कोने तक ले जाने के लिए या आम आदमी तक पहुंचाने के लिए हिंदी भाषा का ही माध्यम बना रही है। और इस वाणिज्य के विकास के साथ साथ हिंदी भाषा का भी विकास होते रहा और इस तरह दोनों के बीच अनुपूरकता का संबंध बना रहा है। इस तरह इसके क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते हिंदी भाषा के अंतर्गत कई अंग्रेजी भाषा के शब्द भी सम्मिलित होने लगे और आगे जाके वो हिंग्रेजी या हिंग्लिश कहलाने लगी। तो ये छोटी सी भूमिका के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हिंदी भाषा के जो 3 प्रमुख रूप है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो 3 भाषा के प्रमुख है इसके बारे में सियान जी ने आप बताएंगे। हाँ, हिंदी के प्रमुख 3 रूप जो हैं वो हैं सामान्य हिंदी, साहित्यिक हिंदी और प्रयोजनमूलक हिंदी, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। साहित्य से जुड़ी हुई हिंदी मतलब जो साहित्य में जिस भाषा का प्रयोग होता है वो सामान्य बोलचाल की भाषा में नहीं होता है। वो एक साहित्य सृजन जिसे कहते हैं, जैसे नाटक, कविता और साहित्य लेखन, नौटंकी, फिल्मों का जो लेखन है वो भी साहित्य अगर है तो उसे साहित्य की भाषा कहते हैं, साहित्यिक भाषा। और सामान्य बोलचाल की भाषा वो है जो हम आम आदमी आपस में बातचीत करते हैं, उसे हम सामान्य हिंदी कहते हैं। तीसरा अब जो रूप हमारे सामने विशेष आया है प्रयोजनमूलक। प्रयोजनमूलक हिंदी मतलब किसी विशेष उद्देश्य को लेकर के जिस भाषा का प्रयोग आज हम कर रहे हैं उसे ही हम प्रयोजनमूलक हिंदी कहते हैं। तो हम सबसे पहला जो रूप है सामान्य हिंदी, इसके बारे में विशेष चर्चा हम करेंगे। सामान्य हिंदी का जो रूप है उसमें प्रयोग के आधार पर उसके 2 मुख्य रूप पाए जाते हैं। एक भाषा का अनौपचारिक रूप और दूसरा है औपचारिक रूप। तो भाषा का अनौपचारिक रूप वो है जो कि बोलचाल की हिंदी में प्रयोग किया जाता है और हमारे दैनिक कार्यों में प्रयोग में होने वाली हिंदी ही हमारी जो रूप है वो अनौपचारिक रूप माना गया है। और ये इतनी सरल और सहज है कि उसे सीखने के लिए कोई विशेष प्रयास भी नहीं करना पड़ता है। और मुख्यतः यह भाषा ये मौखिक रूप से होती है और लोगों द्वारा दैनिक व्यवहार में उपयोग होने वाली भाषा का ये स्वरूप है। इसके कई सारी विशेषताएं भी हैं। सामान्य रूप जो है भाषा का उसके कई सारी विशेषताएं हैं। तो अगर विशेषता की तरफ देखें तो ये उसकी पहली विशेषता है कि हमारे दैनिक कार्यों में अनौपचारिकता लाने के लिए हिंदी भाषा का सामान्य भाषा का प्रयोग किया जाता है। उसकी जो शब्दावली है वो बोलचाल की हिंदी की जो शब्दावली होती है वही होती है। उसमें हिंदी के मानक रूप के प्रति आग्रह नहीं रखा जाता। इसके बोलचाल के भाषा होते हुए उसमें कई सारे अपभ्रंश हुए शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इसके चलते ये कई बार सदोष रहा करती है। ये भाषा का बिल्कुल प्रारंभिक स्वरूप है। जब छोटा बच्चा बोलना सीखता है तो यही भाषा को वो पहले सीखता है। उसका अर्जन सहज रहता है और उसको सीखने के लिए कुछ अनौपचारिक रूप से शिक्षा की ज़रूरत भी नहीं रहती है और उसके संप्रेषण की सीमाएं अनंत रहती हैं। इसकी वजह यही है कि ये बोलचाल की भाषा है। अनेकों क्षेत्रों में बोलचाल के लिए यही भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ के जो प्रादेशिक भाषा के शब्द उसमें सम्मिलित होते जाते हैं और इस तरह से संप्रेषण की सीमाएं अनंत बढ़ती जाती हैं। तो ये एक छोटी सी भूमिका है सामान्य हिंदी की रूप की। दूसरा जो रूप है वो साहित्यिक हिंदी है। साहित्यिक हिंदी आपका एक विषय रहा है, तो सियानी जी साहित्यिक हिंदी के बारे में बताएंगे। जैसा कि अभी मैंने कहा, साहित्यिक हिंदी का सीधा संबंध साहित्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा से है। साहित्य किसी भी भाषा का अनिवार्य आवश्यकता होती है, यानी किसी भाषा
कितनी समृद्ध है, जब तक उसके साहित्य को हम नहीं पढ़ेंगे हम नहीं जान पाएंगे कि वह भाषा कितनी समृद्ध है। हिंदी काफ़ी समृद्ध भाषा रही है। हमने एक उसमें नाटकों में, कविताओं में और उपन्यास विभिन्न विधाओं में हम साहित्य हिंदी का देखते हैं। साहित्यिक हिंदी का जो उसकी अभिव्यक्ति है वो बहुत सुंदर और गरिमामय, आकर्षक होती है। साहित्यिक भाषा में अलंकारिक, प्रतीकात्मक, गंभीर, व्यंग्यात्मक, कलात्मक सारे विषयों का उसमें समावेश होता है। किसी भी भाषा का साहित्य, उसमें जितनी अधिक विविधता होगी उतना ही वो समृद्ध माना जाता है, और उसमें अभिव्यक्त करने की क्षमता साहित्यकार की जितनी अधिक होगी उतना ही भाषा को समृद्ध माना जाएगा, और उसमें जितना साहित्य अच्छा होगा उतना ही साहित्यकार और उस समय की भाषा को समृद्ध माना जाएगा। आगे जो उसके भी विभिन्न रूप हो सकते हैं। हाँ, साहित्यिक भाषा के 4 विभिन्न रूप हम देखते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, सबसे पहले हमारी भारतवर्ष में विशेषकर वैदिक संस्कृत जो थी उसमें काफ़ी साहित्य में बहुत काम हुआ, और बहुत सारे काव्य और ग्रंथ हमारे आज भी उपलब्ध हैं हमारे पास जो संस्कृत निष्ठ थे। तो इस साहित्य को हम संस्कृत निष्ठ साहित्य का रूप मानते हैं। फिर जैसे जैसे संस्कृत भाषा का उपयोग कम होना शुरू हुआ और मुग़ल साम्राज्य या विदेशी आक्रमणकारियों के बाद अरबी और फ़ारसी शब्दों का उसमें समावेश होना शुरू हुआ, और यहाँ से हिंदी का जो है शुरुआत हुई। हिंदी वैसे तो बोलचाल की भाषा थी ही, बोली थी, लेकिन हिंदी ने बोली से भाषा जो बनना प्रारंभ किया वो आक्रमणकारियों और मुग़ल साम्राज्य के समय से उसमें जो शब्द अरबी और फ़ारसी के जुड़ते गए, और कुछ संस्कृत के शब्द तो उसमें थे ही, और बोलचाल की भाषा के शब्द उसमें आते गए। तो अरबी फ़ारसी मिश्रित हिंदी का एक रूप उस समय हमें देखने मिला। क्या अरबी या फ़ारसी ऐसे कोई शब्द आप बता सकते हैं हमारे श्रोताओं को जिसका हम रोज़मर्रा करते हैं? बहुत आपको सुनकर आश्चर्य एवं ताजुब होगा। आप गुजरात के हैं तो ज़रूर आप फाफड़ा, जलेबी ये नाश्ते में अक्सर आप खाया करते होंगे। तो इस में आपको क्या लगता है कि कौन सा शब्द आपको फ़ारसी? जलेबी ना तो फ़ारसी है ना तो फाफड़ा है। हाँ, आश्चर्य होगा आपको। जलेबी ये एक फ़ारसी शब्द है जी। ऐसे ही कुछ जो हम आम जिंदगी में चाकू, कैंची ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये पुर्तगाली शब्द हैं। बहुत आश्चर्य होगा जान करके कि ये ना हिंदी के शब्द हैं ना संस्कृत के शब्द हैं, ये पुर्तगाली शब्द हैं। ऐसे कई और शब्दों के बारे में बता सकते हैं? ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। अखबार जी, नौकर, वकील, चश्मा, दामाद, तमाचा, देहात, सितार, पुल, ये सारे फ़ारसी शब्द हैं। और जलेबी तो जैसे मैंने कहा ही, ये सारे फ़ारसी शब्द। तुर्की के शब्द आप देखिए, बहादुर, कुली हम रोज़मर्रा के शब्द इस्तेमाल करते हैं। टोप, गलिया, ये तुर्की शब्द हैं। पुर्तगाली शब्द आपको अचार, हम जो इतने चाव से खाते हैं, अचार जो हिंदुस्तान का स्वाद माना जाता है वो एक पुर्तगाली शब्द है। बोतल, संतरा, नीलाम, चाबी, गोभी, गोदाम, अल्पिन, ये सारे पुर्तगाली शब्द हैं। बहुत आश्चर्यजनक है कि सिंहानी जी, तो ये सारे शब्द जो आपने बताए वो तो हम हमारे बोलचाल की भाषा में रोज़मर्रा के कार्यों में हम बिल्कुल सहज तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, और हमें ये पता तक नहीं कि ये शब्द हमारे अरबी या फ़ारसी या पुर्तगाली शब्दों का प्रयोग हमारे हिंदी में हो रहा है। तो इस तरह से ये सारे शब्द ऐसे ही अंग्रेजी के शब्द हम तो खुद ही समझते हैं। सिगरेट, रबर, जज, बैंक, बिस्किट, टब, ये सारे अंग्रेजी के शब्द हम आज रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं। बस, स्कूल, आज विद्यालय कोई नहीं कहता, स्कूल,
ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं जो हिंदी में इस तरह से समाहित हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि ये शब्द अंग्रेजी के हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद ये हिंदी के ही शब्द हैं। तो हिंदी अपने आप में संपूर्ण इसीलिए होती जा रही है कि उसे वो विदेशी शब्दों का बिना झिझक आसानी से उनको अपने आप में समाहित कर लेती है। वो एक हिंदी का सबसे बड़ा गुण है जिसके कारण आज हिंदी इतनी विकसित हो रही है और सर्वमान्य उसका गुण संपन्न होती जा रही है। तो हम ये बता सकते हैं कि जो हिंदी का साहित्यिक रूप जो है उसके भी ये कहीं और रूप उसमें देखे जाते हैं, जैसे संस्कृत मिश्र रूप है या अरबी फारसी मिश्रित रूप है या अंग्रेजी मिश्रित स्वरूप है या सामान्य बोलचाल का रूप है। अब सामान्य बोलचाल अभी जैसे जैसे अरबी फारसी मिश्रित भाषा धीरे धीरे कम होते और हिंदी विकसित होती गई, तो जैसे हिंदी का विकास अपने आप और नए शब्द गढ़ने प्रारंभ हो गए, नए शब्दों की रचना हिंदी की शुरू होती गई, तो सामान्य बोलचाल में भी उस हिंदी का स्वरूप बढ़ता गया और साहित्यकारों ने भी उस सामान्य बोलचाल की भाषा को अपने साहित्य में प्रयोग करना शुरू किया। तो वो एक सामान्य बोलचाल की भाषा का साहित्य भी हमारे सामने आज है। सिंहानी जी, जो तीसरा हिंदी भाषा का रूप है वो प्रयोजनमूलक हिंदी, जो कि आज के दिवस का चर्चा का मुख्य विषय हमारा है। हाँ। तो प्रयोजनमूलक हिंदी के बारे में हम उसके नामकरण से लेकर उसकी विशेषताएं, उसके उपयोगिता और उसके विभिन्न रूपों के बारे में बिल्कुल विस्तार से हम चर्चा करना चाहेंगे। हाँ। तो प्रयोजनमूलक हिंदी, मैं पहले तो ये बताऊं कि ये जो एक रूप है वो बाकी जो दो रूप हैं जैसे कि सामान्य हिंदी या साहित्यिक हिंदी से सर्वथा भिन्न रहा है। बिल्कुल। प्रयोजन शब्द का अर्थ ही उद्देश्य या हेतु होता है। तो जीवन के किसी विशेष हेतु या उद्देश्य को सिद्ध करने वाली भाषा या उसका रूप ये प्रयोजनमूलक भाषा कहलाया। बिल्कुल। जीवन की विविध विशिष्ट आवश्यक